Hello, friends. Today we are going to discuss a very important topic of Indian polity, constitution, and governance. And the topic is amendability of the fundamental rights. Here, the question is, can the fundamental rights be amended? So, before we go into details about the amendability of the fundamental rights, let us first discuss what is the fundamental rights. दोस्तों, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि दीज आर इनएलिनिएबल और इनसेपरेबल राइट्स, जैसे कि हम लोगों से छीन नहीं सकते, या इन अधिकारों के बगैर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मानव अस्तित्व का जो मतलब है, वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को एक इनसेपरेबल या इनएलिनिएबल राइट्स, या जिसे मनुष्य के अस्तित्व से पृथक नहीं कर सकते, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। भारत के संविधान के पार्ट 3 में इसका जिक्र है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच डिफाइन किए गए हैं। फंडामेंटल राइट अत्यंत महत्वपूर्ण होने की वजह से इसे कहते हैं दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर कहने का मतलब है कि अगर इन अधिकारों का हनन होता है, if these rights are taken away or abridged by the state or other agencies, in that case an individual or citizen can approach to higher court, that is Supreme Court or high courts, to enforce or to get the remedy from the state or any other agencies which are taken away the rights। यानी कि अगर सरकार या राज्य लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लेती है, तो वैसे स्थिति में लोगों के पास ये अधिकार है कि वो न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में इसके विरोध में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और जो कोर्ट है, जुडिशरी है, वो लोगों के इन अधिकारों को बहाल करती है। और इसी संदर्भ में जो हायर जुडिशरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को वाइडर पावर्स दिए गए हैं, जैसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13(2). सवाल ये है कि जब ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, तो क्या इसमें किसी तरीके के बदलाव संभव हैं? और ख़ास तौर पर अगर ये बदलाव लोगों के फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करते हैं या उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे में क्या-क्या रेमेडीज़ या उपचार अवेलेबल हैं? इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, तो कई सारे कोर्ट केसेस हैं और पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स हैं, जिनके बेसिस पर संविधान के मूलभूत ढांचे का उद्भव हुआ है। यानी बेसिकली हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग ये समझेंगे कि क्या जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो एब्सोल्यूट पावर है, या पार्लियामेंट के पास संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, क्या वो शक्ति एब्सोल्यूट है, या इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक हार्मोनाइजेशन की स्थिति है। इन्हीं को हमें समझना है। आइए डिस्कस करते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। So now the question is, can the Constitution of India be amended? क्या भारत के संविधान में संशोधन संभव है? और संभव है तो कैसे संशोधन संभव है? या संशोधन के द्वारा क्या मूलभूत अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किए जा सकते हैं, या फिर जो साधारण विधेयक के द्वारा हमें संविधान के कुछ हिस्सों में ही संशोधन करने की शक्ति है? इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे में हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, और इसीलिए इन्हें जस्टिसिएबल
राइट्स कहा गया है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए संविधान ने हायर जुडिशरी को आर्टिकल 13(2) के तहत कहा है, दिस स्टेट्स दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस, यानी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि छीन लेता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, एब्रिजेस या कम करता है द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। एंड एनी लॉ मेड contravention of this clause shall to the extent of contravention be void, यानी आर्टिकल 13(2) जुडिशरी को, हायर जुडिशरी को एम्पावर करता है कि अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट को छीन लेता है या उसको कम करने की कोशिश करता है, वैसा कानून जिस हद तक लोगों के फंडामेंटल राइट को छीनता है या कम करता है, उस हद तक उसको गैर संवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स। अब इसी संदर्भ में संविधान का पहला संशोधन 1951 में लागू किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। Parliament passed first CAA 1951, which among other things also amended fundamental rights। संविधान के पहले संशोधन अधिनियम के द्वारा कई सारे उपबंध लाए गए, उनमें से एक फंडामेंटल राइट्स में बदलाव भी है, अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 15 1931। It was challenged before the Supreme Court under Article 13(2)। चूंकि संविधान में संशोधन किए गए थे और संशोधन के साथ ऐसे बदलाव किए गए थे जिससे आर्टिकल 15, 19 और 31 प्रभावित हो रहे थे, और इसी आधार पर इस संशोधन नियम को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये जो संशोधन अधिनियम है ये गैर संवैधानिक है। इसी केस को कहा गया है शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1951 केस। अब देखते हैं कि क्या इसमें डेवलपमेंट होते हैं। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन and held that parliament enjoys two types of legislative powers, namely, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि संसद के पास दो तरीके की विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जिसमें कि पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 368, यानी संविधान के तहत आर्टिकल 368 के तहत संसद को कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए हैं, यानी ऐसी शक्ति जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से किया है कि इस शक्ति का अधिकार करके, इस्तेमाल करके संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। और दूसरा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर आउटसाइड आर्टिकल 368, यानी संसद अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके अगर कोई संशोधन करती है तो उसे कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर, और अगर 368 का इस्तेमाल नहीं करके साधारण तरीके से, साधारण बहुमत से अगर संविधान में संशोधन किया जाए तो उसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर कहा जाएगा। पार्लियामेंट पास्ड I think the PPT is repeated। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि संसद के पास दो तरीके की शक्तियां हैं, एक है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर जिसके तहत वो संविधान में संशोधन कर सकती है, वहां पे आर्टिकल 368 के तहत जो निर्धारित बहुमत है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, अन्यथा
जो उनके पास संशोधन की शक्ति है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के तरीके से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर इज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिव पावर एंजॉयड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली with which it enacted the whole constitution। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करते हुए ये कहा कि 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर दिए गए हैं संसद को, ये वैसी ही क्रिएटिव पावर है जैसे कि संविधान सभा को दी गई थी, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने संविधान को लिखा है। यानी इस इंटरप्रिटेशन, इस व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और संविधान के किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स। Hence, any amendment made by Parliament under Article 368 is called Constitution Amendment Act. The court further held that expression law as given under Article 13(2) should not be interpreted to mean to include only should be interpreted to mean to include only those enactments made by state in exercise of ordinary legislative power and not to include the constitutional amendment act made by parliament under 368। यानी इसकी व्याख्या कोर्ट ने इस प्रकार से की कि 13(2) के अंतर्गत जो लॉ शब्द कहा गया है, जो कानून शब्द है, उसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाता है तो वहां पर लॉ की परिभाषा के तहत सीएए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएंगे। यानी 13(2) के परव्यू से बाहर रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। 13(2) में जो लॉ दिया गया है वहां पे जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो सिर्फ साधारण लेजिस्लेटिव यानी जो विधायी शक्ति है संसद की, ठीक है, वहीं पे सिर्फ जो लॉ शब्द दिया गया है उसके तहत जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी अवेलेबल है। यानी संविधान के अंदर संशोधन हो सकते हैं और ये संशोधन संविधान के किसी भी भाग में हो सकते हैं अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू किए जाते हैं तो वैसे में आर्टिकल 13(2) के तहत जो कानून शब्द है, जो लॉ शब्द है, वो इसको लिमिट नहीं करता है। ये जजमेंट कंटिन्यू रहा आने वाले कुछ और जजमेंट्स में। द सुप्रीम कोर्ट मेंटेन्ड द सेम लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन consistently in a number of cases starting from Sankar Prasad versus Union of India to Sajjan Singh versus State of Rajasthan in 1965। यानी 1965 तक सुप्रीम कोर्ट की यही व्याख्या लागू रही कि संविधान के किसी भी भाग में आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संशोधन किया जा सकता है। हाउएवर, द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस 1967 में गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया। Earlier decision held that Parliament under the Constitution enjoyed only one type of legislative power। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या बदल जाती है और उन्होंने कहा कि संसद को संविधान के द्वारा जो विधेयक में जो अमेंडमेंट करने का पावर दिया गया है वो सिर्फ एक ही प्रकार का है और वो पावर सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पार्लियामेंट एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर। यानी इस व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद के पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है आर्टिकल 368 के तहत। यानी वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 merely contains the procedure to amend the constitution and did not confer the power to parliament। It further held that fundamental rights under
constitution has been given overriding position. यानी गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान है वो संसद को सिर्फ साधारण जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर प्रदान करता है और इसका इस्तेमाल करके वो संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 की व्याख्या उन्होंने इस तरह से की कि आर्टिकल 368 में सिर्फ संविधान में संशोधन अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स बताए गए हैं, लेकिन ये वास्तविक शक्ति संसद को प्रदान नहीं करता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सके और विशेषकर फंडामेंटल राइट्स में। और उन्होंने इसकी व्याख्या में ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स संविधान में अन्य जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर प्रभावी होगा, ओवरराइडिंग पोजीशन होगा उनका। फिर पार्लियामेंट की बारी थी। सुप्रीम कोर्ट के 1967 के निर्णय के बाद पार्लियामेंट ने एक संविधान संशोधन फिर से किया 1971 में, जैसे कि हम 24th या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। Parliament responded to the above interpretation of the court by enacting 24th CAA 1971, which introduced the following changes in the Constitution. अब संसद ने संविधान के अंदर वापस से संशोधन किया और उस संशोधन के द्वारा उन्होंने दो बड़े बदलाव किए। इट चेंज्ड द टाइटल ऑफ आर्टिकल 368। चूंकि आर्टिकल 368 में का जो इंटरप्रिटेशन था कोर्ट के द्वारा, उसमें कहा गया था कि ये सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है, ये एक्चुअल पावर ग्रांट नहीं करता है, तो इसको चेंज करके कहा गया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। यानी स्पष्ट कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है और इसका जो प्रोसीजर होगा वो इस प्रकार होगा जिसकी व्याख्या आर्टिकल 368 के अंदर है। इट एडेड क्लॉज 3 to Article 368, which states that nothing in Article 13 shall include constitutional amendment made under Article 368। यानी आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके या जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसका इस्तेमाल करके आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन लागू किए गए हैं वो उस पर लागू नहीं होगा। देन फर्दर इसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और ये फेमस केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस। ये सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। इसमें 13 जजेस की बेंच थी। 13 जजों ने मिलकर इस निर्णय को लिया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट in Keswanand Bharati versus State of Kerala 1973 case, in which Supreme Court overruled its earlier decision in the Golaknath case and held 24th Amendment as constitutionally valid। जैसा कि मैंने बताया कि ये अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच है। ना तो इससे पहले कभी 13 जजेस की बेंच बनी थी, ना उसके बाद अब तक 13 जजेस की बेंच बनी थी। इसमें जो निर्णय था 7-6 से ये जजमेंट आया था और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक तौर पर वैलिड है। It acknowledged that Parliament enjoys constituent legislative power under Article 368, with which it can amend any part of the Constitution, including the fundamental right। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद के पास कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर है जिसके द्वारा वो संविधान में बदलाव कर सकते हैं और ये बदलाव फंडामेंटल राइट्स उसमें भी संशोधन किए जा सकते हैं। हाउएवर, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, हाउएवर सच अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड। है तो सही, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग
द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर संविधान के मूलभूत ढांचे को अगर कोई संविधान संशोधन ध्वस्त करता है, तो वैसी मान्यता वैसी वैसी स्थिति में संसद के पास अ, स्वतः क्या है, एक शक्ति, संसद के पास बेलगाम शक्ति नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का। और अगर संसद ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं। यानी अब जो ये व्याख्या है वो ये है कि संसद 368 का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन ऐसा संशोधन अगर संविधान के मूलभूत ढांचे के को ध्वस्त करता हो या उसके अनुरूप ना हो, तो वैसे संविधान संशोधन को गैर कानूनी या गैर संवैधानिक ठहराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रीन है वो केशवानंद भारती के जजमेंट से निकल कर आया, जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को भी होल्ड किया, उसको भी प्रिजर्व किया, और साथ ही संसद की जो शक्तियां थी उसको भी उन्होंने परिभाषित किया। अब हम समझते हैं कि क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। ये जो सिद्धांत है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के बाद अन्य कई मामलों में भी ये व्याख्यायित करने की कोशिश की कि संविधान के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन कौन से वो भाग हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ है। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, यानी पार्ट 4 के जो प्रोविजंस हैं उनको भी माना गया कि ये भी संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। सेक्युलरिज्म, यानी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का जो हमारा एक संकल्प है उसको दोहराया गया। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में है। इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास जो पावर है सभी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। फेडरलिज्म, यानी संघ और राज्य के बीच का जो संबंध है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसको भी संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, बैलेंस अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको भी हमने डिस्कस किया। फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी को कहा गया कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। संविधान संशोधन के द्वारा भी इनको नहीं बदला जा सकता है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर संसद ऐसा करने की कोशिश करती है तो इस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा और उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर संसद ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू किया 1967 में, और इसमें फिर से उन्होंने संविधान में संशोधन किए। Parliament enacted 42nd Constitution Amendment Act 1976, which among other things included clause 4 and 5 to Article 368, which stated a CAA cannot be challenged before court of law, and there shall be no limitation whatsoever on amending power of the Parliament. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस कर दिया है। फिर संसद ने 1976 में एक बार और संविधान में संशोधन किया और ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन किए जाते हैं तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, और संसद के द्वारा आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके
अगर कोई भी संशोधन किया जा सकता है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की सीमा नहीं है। यानी यहाँ पे जो इनेक्टमेंट है, ये बताया गया कि संसद के पास एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, लेकिन ये फिर से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले जजमेंट यानी 1980 मिनर्वा मिल केस में कहा कि ये दोनों ही क्लॉज आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, वो क्या है, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को छीन लेते हैं और जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको भी ये छीनता है और इस तरीके से ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है और इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दोस्तों, ये स्थिति है कि हमने देखा कि कैसे अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बहस शुरू हुआ, जैसे पार्लियामेंट और कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के द्वारा फाइनली इस तरीके से स्वीकार किया गया कि अगर कोई अमेंडमेंट संविधान के मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर ये मूलभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, तो वैसे में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपके कोई कमेंट हो, अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, तो निश्चित तौर पर आप हमें बताइए। हम अगले वीडियो में उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।